मिशन सेव सॉइल। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम भारतवासियों से अपील की है कि सिर्फ उन्हें मिट्टी ही नहीं बल्कि पर्यावरण को भी बचाना है और साथ ही साथ उन्हें जो उनके साथी और उनके दोस्त हैं उनमें इसको लेकर जागरूकता भी फैलानी है। हालांकि हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत 2023 से ही कर ली थी। बता दें, इन्होंने भारत के सभी 28 राज्यों में जाकर और कुल 30,000 किलोमीटर से ज़्यादा वो पैदल चले हैं और लोगों के अंदर ये जागरूकता फैलाई है कि हमें मिट्टी को ख़राब नहीं करना है और साथ ही साथ पर्यावरण को भी बेहतर करना है। शिवा सिंह राजपूत, लाहौला में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है? और साथ ही साथ जो इसकी शुरुआत थी 2023 में जब आपने इसकी शुरुआत की तो क्या सोचा था, क्या सोचकर आपने ये जो पहल है, जो ये जागरूकता है, उसको लेकर आपने इसकी शुरुआत की? दरअसल सर हो ये रहा था कि होता है ना, समय के साथ साथ एक तो जॉब कर रहे थे, हमें कहीं ना कहीं कभी कभी अकेलापन महसूस होता था। तो ये दौरान हम क्या कर रहे होते थे कि किताबों की तरफ एक झुकाव हो गया था। जब भी बोर हो रहे हैं, अकेलापन महसूस हो रहा है, तो हम ज़्यादातर क्या करते थे, किताबें पढ़ते थे। और जब किताबें पढ़ना शुरू किया तो हमारे पास कहीं ना कहीं नया नया नॉलेज आने लगा। फिर ये हुआ कि तो हमें ये चीज़ें पता चल रही थी जब हम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध या विवेकानंद जी या श्रीमद् भगवद गीता, अलग अलग महान पुरुषों के बारे में पढ़ते गए, तो किताबें पढ़ते पढ़ते ही ये विचार आया कि मुझे जो है भारत घूमना है जी। तो जब ये शुरुआत की आपने तो अपने घर वालों से बातचीत की होगी, उनके मन में क्या चीज़ रही? क्या आपके माता पिता इसके लिए उन्होंने हामी भरी थी या क्या वो आपसे नाराज़ हुए थे? उसके बारे में दरअसल हुआ ये था कि जब माता पिता को बताया तो उनको ऐसा लगा कि ये अब जैसे 19, 20, 21 में जा रहे होते हो तो उनको ऐसा लगता है कि अभी लड़का बड़ा हो रहा है, कुछ चीज़ें नई नई देखी होंगी, दोस्त नए नए बने हैं, तो हो सकता है कुछ बदलाव हो रहा है ना। तो उनको मैं बताता था तो वो कहते थे भारत यात्रा आप बता भले रहे हो लेकिन इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो, तो वो टालते गए। लेकिन क्या था, अंदर एक जंग चल रही थी कि कुछ तो करना है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, जीवन व्यर्थ ना जाए, ऐसे ऐसे चीज़ें माइंड में चल रही थी। तो फाइनली क्या है, 3-4 महीने उन्हें मनाने में लगे। फाइनली जो है डिसीजन उन्होंने दिया। लेकिन हाँ, ये बात का आज भी दुख है कि वो जब मुझे घर से विदा कर रहे थे तो रो रहे थे। मैं उनकी आरती कर रहा था बट वो बहुत गंभीर थे, अच्छा नहीं लग रहा था। उसके लिए मैं कैमरा वीडियो के माध्यम से सॉरी कहना चाहूँगा। वो पल मतलब माँ पिताजी भगवान समान है मेरे लिए, तो उनका दिल मैंने दुखाया। लेकिन बाद में जब मैं घर आया ना सर, पूरा भारत 28 स्टेट 8 केंद्र जो भारत का मैप देखते हो वो अभी मैंने कंप्लीट कर लिया। तो अभी वो जो वापस आए तो वो कह रहे थे हम चीज़ें नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन जो तुमने किया वाकई में अच्छा था। आपको बता दें कि शिवा जी ने सभी जो भारत के 28 राज्य हैं वो सभी उन्होंने कवर कर लिए हैं। वो अलग अलग जगह जाकर उन्होंने सिर्फ शहरी नहीं, गांव के लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की है और जो मिट्टी को बचाने के लिए और पर्यावरण को बेहतर करने के लिए उन्होंने जागरूकता अभियान तरीके का एक उन्होंने पहल की है, जो जागरूक उन्होंने रखा है। ये चीज़ को देख के आपको बता सकते हो। साथ ही साथ ये भी बताते कि वो 3 साल लगातार, ये भी नहीं कि रुक के, हाँ। पूरे लगातार 3 साल ये घर से बाहर रहे हैं और 30,000 किलोमीटर से ज़्यादा वो पैदल चले हैं। 3 साल घर से बाहर रहना, वो 3 साल आप ये समझिए कि ना माता जी को ना पिताजी को आप देख नहीं रहे हैं, उनको भी आपके बारे में याद आ रही है। हो सकता हो कि बीच बीच में बात हो जाती हो, लेकिन माँ का दिल तो माँ का दिल होता है और पिता को तो सभी जानते हैं कि वो बताते कुछ नहीं है लेकिन अंदर ज़रूर रहता है। तो जब बात होती थी तो कुछ उन्होंने कहा कि अब वापस आ जाओ, बहुत समय बीत चुका है, कुछ ऐसी बातचीत हुई आपकी? हाँ, बातचीत तो फ़ोन से होती रहती थी। अच्छा, शुरुआत में मैं भी बहुत डर रहा था, गंभीर होता था, तो दोस्तों को लोकेशन शेयर कर देता था। मुझे पता है वो नहीं आएंगे, लेकिन अपनी संतुष्टि के लिए लोकेशन शेयर करते थे। लेकिन एक पल वो आया था जब दिल्ली में हम गए थे, 2-3 महीने हुए थे और 2 लड़के आए थे। उनको शायद पता चल गया था कि ये लड़का सीधा साधा है, भोला वाला। पीछे बैग में एक टैग लगा था संपूर्ण भारत यात्रा का, तो उनको पता शायद चल गया होगा कि ये यात्रा में। अच्छा, ये चीज़ मैंने गौर नहीं कर पाया। पीछे से आए और एक गले पे लटक गया, पूरी इतनी सर ताकत लगा दी उसने कि उसकी बॉडी जो है कांप रही थी। और वो जो दूसरा था, रुमाल में कुछ दवा ववा डाला था, उसने ऐसे रुमाल ऐसे लगाया, मतलब पूरी ताकत लगा दी थी। अब फाइनली मैं बेहोश हो गया। ये सुबह का सूर्य उदय हो रहा था तभी की बात है। और फिर मैं बेहोश हो गया था। तो मेरे पास 2 फ़ोन थे। एक फ़ोन मैंने नया फिर ख़रीदा था क्योंकि कैमरा अच्छा नहीं चल रहा था, तो वीडियो भी शूट करते थे, तो मैंने कहा एक फ़ोन और लेना चाहिए। तो शूट करने के लिए एक नया फ़ोन लिया था और एक पहले से 1-2 साल पुराना था। तो 2 फ़ोन मेरे चोरी किए थे। 1000 रुपये खाना खाने के लिए पॉकेट में थे, तो वो भी चोरी कर ले गए थे। और जब मैं उठा
तो जब उठा जब उठा तो देखने को मिला कि जेब हल्की हल्की महसूस हो रही थी, पहले भारीपन महसूस होता था। तो पता चला कि फ़ोन जा चुका है। तो मेरी बॉडी मतलब एकदम सुन्न पड़ गया था, एकदम डर गया था बहुत ज़्यादा। तो ये खबर तब पता चली जब मैं FIR करने गया वहाँ दिल्ली पुलिस से हेल्प मांगी, बट मतलब हेल्प नहीं मिली थी उतनी अच्छी। FIR तो दर्ज हो गई, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट कॉल किया, ऐसा ऐसा है, तुम अपने बेटा को घर बुला लो, ऐसा ऐसा। तो अब घर वाले भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो क्या उसके बाद यात्रा रुकी थी या यात्रा 15 दिन के लिए रुकी थी, और मैं फाइनली जो है घर गया था और बस जो पूछते थे बता देता था। लेकिन इतना डर गया था कि बेड और उसके बाद वॉशरूम यूज करना, खाना खाना, बस बेड, बस यही 3 चीज़ों से मतलब, कोई फ़ोन चलाना नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसा हो गया था। तो जब आपके साथ ये जो हादसा हुआ उसके बाद वो एक अंदर जो एक मोटिवेशन होता है कि नहीं यार, जो चीज़ मैंने अभी शुरू की है उसको मैं बीच में नहीं ख़त्म कर सकता, ये अब मैं अगर चाहूँगा कि मैं दिल्ली में आके यहाँ पे ख़त्म कर दूँगा तो जो मेरा जो अंदर एक मन में चीज़ है वो कहीं ना कहीं रह जाएगी मनी के अंदर। तो उसके बाद आपने क्या किया, कैसे आपके अंदर वो एक शक्ति आई कि नहीं यार, जो बाकी के राज्य बचे हैं, जो मेरी एक सफ़र की जो मैंने शुरुआत किया, जो अभियान मैंने एक शुरू किया जागरूकता को लेकर, वो आपने कैसे आगे बढ़ाया? इसमें सर मैं क्या था, पहली बात तो डर गया था, बहुत ज़्यादा डर गया था। और अब तो घर वालों को मना पाना मुश्किल था, क्योंकि उनको अब डेमो मिल चुका था, तो डर गए थे। लेकिन मैं भी हार मान चुका था, क्योंकि मैं भी डरा हुआ था। तो फिर इसमें क्या होता है, मेरी बहन आती है, मुझसे बड़ी है, तो वो मुझे काफ़ी अच्छे से समझाया, पूरे परिवार के साथ सब लोग, फैमिली के लोग बैठे थे, और उसने बोला कि अगर इतना ही आसान होता ना शिवा, तो हर कोई ये यात्रा कर लेता। तुमने इसके लिए बताओ नौकरी छोड़ी और सारा आगे का फ्यूचर क्या होगा, कुछ भी नहीं सोचा, तुमने यात्रा को चुना। ये वाकई में वैल्यूबल काम है, तुम्हें करना चाहिए। आप एक तो शुरू ना करते, कर ही दिया है तो अंत तक ले जाओ, वरना कोई मतलब नहीं रहेगा। और फिर तुम कल को किसी को कुछ बताओगे तो क्या बताओगे, फेलियर की कहानी। तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, और तुम इसे अंत तक ले जाओ, पूरा भारत कंप्लीट करो जो तुम्हारा ड्रीम है। और रही बात फ़ोन की, तो फ़ोन ही गया, तुम तो सुरक्षित हो। पैदल मार्च ही करना है, मुझे पैदल यात्रा ही करनी है, ये क्यों सोचा था? क्या फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से, या दिमाग में ये पहले से आ गया था कि अगर मैं कहीं भी निकलता हूँ, मैं 28 राज्यों को कवर करता हूँ, तो वो सिर्फ मैं पैदल ही जाऊँगा, मैं कोई जैसे मेरे पास गाड़ी हो या साइकिल हो, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस थे, मैं बस का इस्तेमाल कर सकता हूँ। यही क्यों चुना कि नहीं मुझे पैदल यात्रा ही करना है? क्योंकि 28 राज्यों को कवर करना, वो भी पैदल यात्रा करते हुए 30,000 किलोमीटर से ज़्यादा आप पैदल चले हैं, जो कि शायद नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन शिवा जी ने वो चीज़ करके दिखाई है। तो ये क्यों आपने सोचा कि सिर्फ पैदल ही यात्रा से निकलनी चाहिए? हुआ ये था सर कि मतलब कि पूरी यात्रा एक समय आया कि रुक गया था। जब हम घर से निकले थे तब तो मेरे पास थे, लाख खान रुपए थे मेरे पास, बट एक समय आया कि यात्रा पूरी रुक गई। अच्छा, शुरुआत मैंने की थी ट्रेन से और बस से, व्हीकल्स जो ऑटो वगैरह होते सब में मैंने किया है। होटल में रुकता था, कोई अनुभव नहीं था, कुछ पता नहीं था यात्रा कैसे करना, बस हाँ माइंड सेट ये था कि यात्रा करेंगे चाहे जो भी हो। डर भी लग रहा था, करेंगे। तो जब तक पैसे थे तब तक मैं होटलों में रुकता था, गाड़ियों का यूज करता था। लेकिन 3.5 महीने में 1 लाख टच किया मेरा। और 3.5 मतलब जब आप यात्रा करते हो ना, पानी के लिए, वॉशरूम यूज करने के लिए, खाना के लिए, सबसे ज़्यादा तो नाइट स्टे 1500, 1200, 800 से नीचे तो रूम ही नहीं मिला। तो इस लेवल का खर्च हो रहा था। तो 3.5 महीने में मान के चलिए मेरा 1 लाख समथिंग टच कर रहा था। और वो दौरान ऐसा था कि मैं टूट गया था कि ये लाइफ ऐसी है कि पैसा भरमार, मतलब बहुत पैसा खर्च होता है। अनुभव नहीं था मुझे तो और ज़्यादा तो ये हो रहा था। तो फिर क्या हुआ, वही भगवान शिव जी के सामने 3 दिन तक रो गया। बस उनके साथ रहूँ, आगे का रास्ता दिखाओ प्लीज़, क्या करूँ, क्योंकि पैसे है नहीं। तो माइंड में ये आया कि क्या 1-1 महीने काम करें क्या, फिर शायद 1 महीना काम करें, फिर पैसा मिले और फिर आगे यात्रा करें। इसमें समय भी बहुत लगता। हाँ, तो माइंड में ये आया कि भैया जब इस हिसाब से करोगे तो 28 स्टेट, एक बड़ा भारत है, इतना समय हम बूढ़े हो जाएंगे। अब मतलब बहुत सारी चीजें आ रही हैं। 3 साल की जगह 30 साल लग सकते हैं अगर देखा जाए, अगर ऐसे काम करने के लिए हम करें तो। और मतलब बहुत ज़्यादा तनाव में भी था इस दौरान। फिर क्या हुआ पता नहीं, एक दिन, तीसरा दिन जब आया तो एक दिन ऐसा एकदम चमत्कार सा हुआ। मैंने कहा मैं एक अच्छा इंसान हूँ, ठीक, हम अच्छे इंसान हैं और अच्छे बन जाएंगे।
दूसरा क्या है, हमारे शहरों में ट्रैफिक बहुत लग रहा है। वजह है कहीं ना कहीं कि गाड़ियाँ बहुत हैं। तो मैंने कहा हाँ गाड़ियाँ तो है, क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा इनसे हेल्प मांगते हैं कि लिफ्ट लो। तो मैंने कहा ठीक है। थोड़ी देर सोचा, फिर गया रोड के किनारे और फिर ऐसे ऐसे कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद ऐसे ऐसे करने लगा कि सर आगे तक लिफ्ट प्लीज, सर आगे तक जाना है। तो ऐसे ऐसे किया तो बाइक रुकी, फिर और आगे गए तो कार भी रुकी, धीरे धीरे ट्रक भी रुकने लगे। तो फिर शाम के जब इसका डिटेल पूरा निकाला कि आज का दिन कैसा रहा, तो पता चला कि सुबह से शाम तक का ट्रैवल का जो मेरा 700-800 डेली का खर्च हो रहा था वो पूरा बच रहा था। अब ये स्थिति थी। फिर सेकंड आ रहा था फूड का 500-600 डेली का, 200-250 की थाली बनती है, तो मैं 2 टाइम खाना खाता था, तो वो 200-250 को चला जाता है। नाइट स्टे का सबसे महंगा था, उसको लेकर मैं बड़ा परेशान था। और वहाँ से मैंने एक टेंट लिया और ये निर्णय लिया कि टेंट को पेट्रोल पंप में या मंदिर या गुरुद्वारा कहीं पर भी लगाने को मिल जाए तो वहाँ लगाएंगे। और ये फूड की समस्या भी हल होने लगी। मतलब मॉर्निंग को मुझे खरीदना पड़ता था होटल से, और जो शाम का होता था, तो जैसे गुरुद्वारा आप जाते हो तो वहाँ पर आपको इजीली जो है वो लंगर चलता है जी। तो आज भी मुझे गुरुद्वारा के बारे में और अच्छे से पता चला। पहले नहीं पता था कि ऐसा भी होता है, लेकिन जब भारत यात्रा किया, वहाँ रुकना शुरू किया, तो फ्री में लंगर मिलना शुरू हुआ और वहाँ से बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिला। अच्छा, आपके साथ जो आपका बैग होता था वो मेरे हिसाब से आपने बताया था कि 25 किलो का वो सिर्फ बैग था। हाँ। जो तो उस बैग में क्या क्या चीज़ें थी? उसमें था टेंट था, अम्ब्रेला था और कंबल था और माइनस टेम्परेचर जैकेट्स होती हैं, क्योंकि आप अलग अलग राज्यों पे जाओगे तो कहीं गर्मी कहीं बरसात, कहीं पर ठंड बहुत होती है। तो ठंड में बचने के लिए आपको माइनस टेम्परेचर जैकेट्स ज़रूर होनी चाहिए, तो वो भी थी। और कंबल थे कि सोने की चीज़ें। तो आप जैसे जब आप गए हैं, जब आपने पैदल यात्रा निकाली, आपसे लोग मुलाकात हुई आपकी, आपने उनको बताया कि आखिर जो कहना चाहिए मिट्टी है या पर्यावरण है उसको कहना चाहिए कि बेहतर किया जाए, उसको ख़राब ना किया जाए, तो लोगों ने आपसे जब आप बातचीत की तो कितना अच्छा लगा? और क्या मतलब आपने उनको बातें बताई कि ऐसे ऐसे कि ये चीज़ें करने से पर्यावरण भी बेहतर हो सकता है, मिट्टी भी जो ख़राब हो रही है वो बेहतर कर सकते हैं? हाँ, दरअसल इसके पीछे की एक स्टोरी ये भी है कि हमारे सदगुरु हैं ईसा फाउंडेशन जो पूरा चलाते हैं, तो उनके वीडियोज़ देखकर मैं इंस्पायर हुआ था कि देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं भी भारत यात्रा तो कर ही रहा हूँ, क्यों ना हम जो है अपने देश के लिए ही काम करें। तो ये काम पूरा सेवा भाव से था और देश के लिए ही था, समर्पित था। तो शुरुआत में जब हम किसानों से मिल रहे होते थे तो बहुत सारे ऐसे किसान मिले जो मेरी बातों को समझ रहे थे, बहुत सारे ऐसे मिले जो मतलब कि उनके माइंड में बैठ चुका है कि केमिकल्स ही छिड़केंगे तभी जो है खेतों में खेती उगेगी, मतलब अनाज उगेगा, ऐसे कुछ होने वाला नहीं। तो तरह तरह के लोग मिले। कुछ लोग भड़क जाते थे कि तू भाई अपना ज्ञान अपने पास रख, कुछ बोलते थे कि भाई तू इतनी उम्र में ये सब सोच रहा है, आने वाले समय के लिए लोग सोचते कमाया कैसा जाए, फिर घर कैसे चलाया जाए, फिर 1 से 2, 2 से 4 होने में अपना परिवार कैसे पाला जाए, लेकिन तू यार अलग ही चल रहा है। तो कुछ लोग पीठ भी थपथपाते थे, कुछ ट्रोल करते थे, तो वो होता था। लेकिन मैं मतलब आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहूँगा कि मिट्टी को बचाना बहुत ज़रूरी है। अभी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यूज हो रही। देखिए कैमरा, ये एक माइक लगा है हमारे कॉलर पे। देखा जाए तो मैंने तो इसको पैसे नहीं लगाए, ना ख़रीदा है, ना तो बनाने में समय लगा है, लेकिन यूज कर पा रहा हूँ ना। उसी प्रकार ये माटी जो है, अगर हम बचाने में सफलता पाते हैं ना सर, तो देखने को पाओगे कि आने वाली जनरेशन इसका लाभ उठा पाएगी। क्योंकि आपको पता है माटी में कुछ भी बो दीजिए उसको जीवन दे देता है, यही माटी का जादू है। आज भी हम गेहूं का एक दाना ले लीजिए, बहुत है तो क्या कर सकते हो, उसको धुल सकते हो, पॉलिश कर सकते हो, ब्रांड बना के बेच दोगे। लेकिन गेहूं का दाना, चावल का दाना या कोई भी अनाज कहाँ से लाओगे? उगाने का काम माटी ही करेगी। तो माटी को बचाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि माटी है तो हम हैं, हम सभी हैं, पशु पक्षी है। माटी ही नहीं रहेगा तो ये पेड़ भी नहीं बच सकता, हमारे यहाँ अन्न अनाज वगैरह नहीं उग सकता। हम लोग नए नए तरीके के केमिकल से छिड़कते हैं ना, यही वजह कि माटी को ख़त्म कर रहा है। आप अगर किसान हैं, मान लीजिए 1 एकड़ आपके ज़मीन है, तो आपको करना क्या है, आप सिंपल सा देसी गाय का गोबर ले लीजिए। देसी गाय का गोबर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देसी गाय का गोबर सबसे बेस्ट लेवल का होता है खाद बनाने के लिए। आप देसी गाय का गोबर समथिंग 15 किलो ले लीजिए,
उसी गाय का आप मूत्र ले लीजिए 15 लीटर, और ले लीजिए आप गुड़ ले लीजिए 1 से 1.5 किलो। वो वाला गुड़ लेना है जो काला होता है, कोल्हू में इजली मिल जाएगा, सस्ता भी मिलेगा, क्योंकि उसे जानवर भी नहीं खाता ना इंसान खाता। फिर आप 1 से 1.5 किलो दाल का आटा ले लीजिए। दाल के आटे में अलग अलग तरह के पोषक तत्व होते हैं और ये काफ़ी अच्छा है। फिर इनको क्या कीजिए, एक 200 लीटर का ड्रम लीजिए, उसमें डाल दीजिए इन सभी को, और 200 लीटर समथिंग पानी ऐड कर दीजिए। गर्मी का मौसम है तो 15 दिन के लिए ढक दीजिए, दिन में एक बारी से घुमाते रहिएगा कि अच्छे से मिक्स होता जाए। फिर इसको क्या कीजिएगा, अगर ठंड का मौसम हो तो 20 दिन 25 दिन रुक सकते हो या 1 महीना, लेकिन गर्मी में आमतौर पे 15 दिनों में तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग ये यूज कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो ऐसे ही हो रहा है और अच्छा वर्कआउट करेगा। फिर अगर आपके मान लीजिए खेतों में फसल लगी तो आप पानी जब लगाएंगे तो उसको साथ में मिला कर बहा दीजिए, तो वो अपनी जगह पर पहुंचता जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, खेतों पे फसल नहीं है, तो आप डब्बे की मदद से ले सकते हैं। आजकल कई सारी मशीनें हैं, उनकी मदद ले सकते हो जो छिड़काव करती हैं, तो आप छिड़काव कर सकते हो। और ये बड़ा आसान है, और देखने को पाओगे हमारे जो अलग अलग प्रकार के केमिकल्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि कंपनियों के कई तरह से अलग अलग तरीके से फिर वो चीज़ें हो जाती हैं ना, उनकी तरफ से शिकायतें आएंगी। तो मैं आपको बता दूं, ये केमिकल्स जो होते हैं इनको आप एक बार डालिए, देखने को पाओगे एक बार अगर आपने डाला है तो उस चीज़ की इस बार 1 बोरी डाला है तो अगली बार 2 बोरी मांगेगा, फिर अगली बार 3-4 बोरी। तो ऐसे हालत में जब हमारे किसान भाई आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं जितनी फसल नहीं होता उतना तो लागत लग जाती है, और फिर मनपसंद रिजल्ट नहीं मिलता तो आत्महत्या की तरफ बढ़ते हैं। देखने को पाओगे कम लागत में जब किसान को अच्छी फसल मिलेगी तो वह आत्महत्या भी नहीं करेगा, हम कई तरह के बीमारियों से बचेंगे। तो यही मेरा प्रयास है, और आपके जो व्यूअर्स हैं, तो और वैसे भी मैं अपने पूरे भारत की जनता को अपना परिवार मानता हूँ, स्पेशली क्योंकि पूरा जब भारत हम घूम रहे थे सर, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों ने मदद किया। अच्छा, एक और चीज़ है, शिवाजी ने बताया था कि आपने साथ ही साथ जो जब आप अलग अलग राज्यों में गए हैं तब आपने भगवत गीता भी लोगों को बांटी है। आपने उनके बारे में बताया कि क्या महत्व है भगवत गीता का, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ, ये तो ऐसा हुआ था सर कि जब ये सेफ सॉइल मूवमेंट चल रहा था तो धीरे धीरे 7-8 महीने, मतलब काफ़ी टाइम होता गया समय के साथ, तो स्कूल कॉलेज बुलाने लगे। वहाँ पर क्या हो रहा था कि स्कूल कॉलेज बुलाया, अच्छा 10वीं के छात्रों से मिले, 12वीं के छात्रों से मिले, तो स्पीच के दौरान ऐसे ही हमने बोला कि आपने 10वीं किया है, 12वीं किया है, अब आपको अपने लाइफ में क्या करना है। तो पता चला पूरा क्लास जो था, इतना बड़ा कॉलेज, पूरा शांत बैठा हुआ है, ना लड़की का हाथ उठा ना लड़के के। मैंने कहा ये कैसे भाई जीवन जी रहे हैं, जैसा जीवन चल रहा है चलने दो। कोई मतलब उनका कोई गोल ही नहीं है कि क्या करना है। आप ही बताओ जो कि आप रेलवे स्टेशन जाते हो और कहते हो कि भैया एक टिकट दीजिए, वो तो यही बोलेगा भैया कहाँ जाना है। आप बोलोगे टिकट दो तो वो कहेगा आगे बढ़ो, क्योंकि तुम बताओ तो कानपुर टू लखनऊ, लखनऊ टू कानपुर, कुछ तो चीज़ें तो यही मेरा सर वो था, उद्देश्य था कि लड़कों से जब बच्चों से पूछा तो पता चला, मुझे जवाब नहीं मिला कि उनके लक्ष्य है ही नहीं है कहीं ना कहीं। तो फिर मैंने कहा कि मैं इंस्पायर हुआ श्रीमद् भगवत गीता से, तो मुझे लगा इसको जो है अब पूरे भारत में प्रचार करेंगे। वहीं पर सबके सामने संकल्प लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पास तब के पैसे भी नहीं थे, तब भी भगवान ने शायद बुलवाया होगा, वो चीज़ एकदम से हुई और मैंने संकल्प ले लिया कि जहाँ जहाँ जाऊँगा श्रीमद् भगवत गीता के बारे में प्रचार करूँगा। और यात्रा के दौरान ऐसा हुआ, एक तो ज़्यादा मेरे पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन कई बार क्या होता था, रास्ते में यात्रा जब हम कर रहे थे तो जब लोगों को पता चलता था कि भारत यात्रा कर रहा है तो कुछ श्रद्धालु मिलते थे, 100 रुपये 50 रुपये जैसे कभी कभी देते थे, तो मैं उनसे भी श्रीमद् भगवत गीता खरीदता था। और मेरा भाई जो जितना स्पॉन्सर कर पा रहा था तो वो भी कर रहे थे। इस्कॉन बहुत अच्छी भूमिका निभाया इस यात्रा में। इस्कॉन एक टेम्पल है राधा कृष्ण का, आपको पता है इसके बारे में? शिला प्रभुपाद जी के नाम से चलता है, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत मुझे सपोर्ट मिला और इस्कॉन ने तो बहुत सपोर्ट किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब धन्यवाद शब्द छोटा है, पूरे भारत में मुझे इस्कॉन में रुकने का फैसिलिटीज फ्री में मिला है और इस्कॉन जाता था और वहीं से जो है श्रीमद् भगवत गीता लेते थे यथारूप हिंदी में और हर जगह देते रहते थे। अच्छा, आप 28 राज्यों में गए हो, बहुत बड़े बड़े लोगों से भी मुलाकात हुई होगी। हाँ। क्या आप कहना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि कितना उन्होंने आपको सपोर्ट किया? अगर देखा जाए तो अगर आप जैसे यूपी में आप आए थे, यहाँ पे भी आपकी मुलाकात हुई, आप कहीं और गए, तो क्या उनके लिए आप क्या कौन कौन आपके साथ इस जो यात्रा में था वो जुड़ा था?
हाँ, कई ऐसे नेताओं में बात किया जाए, जैसे एकनाथ शिंदे सर हैं, और हमारे जो ये भी बहुत एक तमिलनाडु के एक IPS अन्नामलाई सर हैं, या और भी बहुत सारे लोग हैं, नाम अभी कैमरे के सामने याद नहीं आ रहे, लेकिन बहुत जब देखा कि ये लड़का यार इस उम्र में ये करने निकला है, तो बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। उनकी तरफ से बहुत सारी चीज़ें मैं कैमरा पे नहीं बोल सकता हूँ, सिक्योरिटी तक मिली है, मैं ये भी बोलता हूँ, नाम नहीं बता सकता हूँ, लेकिन सिक्योरिटी तक मिली मुझे, खूब अच्छा खासा सपोर्ट रहा है, कोई दिक्कत नहीं रही। मतलब एक समय वो आया कि कहीं पर भी अगर खाने को लेकर, रहने को लेकर दिक्कत आती है, कोई आपके साथ छेड़छाड़ कर रहा है, तो सरकार कुछ ऐसे राज्यों के लोग सपोर्ट में थे कि एक कॉल करो तो आपको मौका सब मतलब सपोर्ट मिलेगा। तो ये था, नाम नहीं ले सकता हूँ, प्राइवेसी पे उन पे नहीं कुछ कर सकते हैं ना। नहीं, लेकिन सरदार शिवाजी, आप सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, आप मेरे लिए भी, आप भारत के बहुत लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन हैं, जिन्होंने सिर्फ मिट्टी को बेहतर करने के लिए, उसको बचाने के लिए ऐसा कदम उठाया कि आप सभी 28 राज्यों में आप गए और आपने लोगों को जागरूक किया। तो हम सब शिवाजी को बहुत उनके शुक्रगुजार हैं, और हम यही कहना चाहेंगे कि दाहो अल्लाह में एक बार फिर से आपका आने का शुक्रिया। ये हमारे साथ थे शिवा सिंह राजपूत, जिन्होंने बताया कि कैसे जो मिट्टी है उसको बेहतर किया जा सकता है, और साथ ही साथ इन्होंने ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको लेकर जागरूक अभियान भी इन्होंने चलाया है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी शिवाजी से एक बार फिर से मुलाकात होगी। फिलहाल बने रहिए दाहो अल्लाह न्यूज़ के साथ। कैमरामैन उमेश शुक्ला के साथ मैं राहुल जोशी।